30 मार्च रामनवमी का दिन, जब पूरा देश जोश और उत्साह के साथ रामनवमी का पर्व मना रहा था, उसी दौरान हमने देखा बंगाल और बिहार से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। हिंसा भड़क गई, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि उसकी तैयारी कितनी कितनी गहरी थी। तैयारी की जड़ें, इसने पूरे देश को हैरान कर दिया। देखिए, पत्थरबाजी होती है, लेकिन खुफिया इनपुट जो मिलता है वो ये मिलता है कि बहुत दिनों से लोगों की छतों तक पर पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे पथराव करने के लिए। इस हद तक की तैयारी होती है, बमबाजी तक हो जाती है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। सासाराम से पलायन की तस्वीरें तक आती है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि अब वो अपने घर को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये किसका फेलियर है, किसकी चूक है। हमने देखा किस तरीके से डीजीपी आरएस भट्टी और साथ ही साथ मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फिलहाल तैयारी यही है, शांति बहाली के लिए फ्लैग मार्च तक निकाला जा रहा है। लेकिन जो बहुत अहम बात डीजीपी के जरिए कही गई वो ये थी कि हर साल रामनवमी के मौके पर केंद्र की तरफ से मुहैया कराया जाता था अर्धसैनिक बलों को, क्योंकि हमारे तरफ से उसकी डिमांड रखी जाती थी। इस बार डिमांड ही नहीं रखी गई। अर्धसैनिक बलों की तैनाती तब हुई है जब हिंसा भड़क गई, जब हालात बेकाबू हो गए, उसके बाद अर्धसैनिक बलों की मांग की गई। साथ ही साथ एलआईयू का लगातार जिक्र होता है, खुफिया रिपोर्ट्स पहले ही मिल जाती है अगर इस तरह की कोई तैयारी होती है रंग में भंग डालने की। अगर डीजीपी की तरफ से सिर्फ यही कहा जाता है कि 1832 जुलूस निकाले गए थे, सिर्फ 2 ऐसे जिले थे, नालंदा की हम बात करें, सासाराम की हम बात करें, जहां पर हालात बिगड़े, बाकी सब जगह जो शोभा यात्रा है वो बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ निकाली गई। लेकिन यहाँ इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया? पश्चिम बंगाल में भी दोनों जगह से जो एक सुर निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि बीजेपी जबरन दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। वो ये चाह रही है कि जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है वहां पर इस तरीके से दंगों को भड़काया जाए, सरकार की कोशिशों को नाकाम किया जाए और कहीं ना कहीं लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाए कि यहाँ की जो सरकार है उससे ये सूबा संभल नहीं रहा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसके बाद बड़ी चर्चा का आगाज करेंगे, शुरुआत इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार बंगाल में बवाल का जिम्मेदार कौन? सौ घंटे तक क्यों सुलगा बिहार बंगाल? क्यों ये बार बार घटनाएं होती है? हर साल ये घटना होती है। सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? हिंसा और दंगों का मास्टरमाइंड कौन? और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया? कवर्धा में कौन लोग थे? इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। हिंसा, चुनावी साजिश, वोट पाने के लिए खेल। ये गठबंधन के लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अक़लियतों पर धक्का मुक्की हो, इनका खून बहे, इनकी इज्जत लुटे, ताकि डर के मारे हमको वोट दें। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, वोट बैंक का राजनीति चल रहा है। ममता बनर्जी कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं इसको बंद करेंगे। नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री का साथ देना छोड़िए, पहले बिहार तो संभालिए। नहीं संभलता है तो जवाब हम देंगे, जनता में आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उपद्रव फैलाने वाले चाहे किसी पक्ष के लोग हों, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार बंगाल हिंसा पर आया राजनीतिक बयानों का बवंडर। टीएमसी मानसिकता यानी तानाशाही मानसिकता और कल्चर और तुष्टीकरण मानसिकता और कल्चर के चलते ही इस प्रकार के हमले लगातार हो रहे हैं। दया करे बीजेपी दंगा के समर्थन करबेन ना। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री जी उल्टा लटकाने को बोल गया, लटकाइए ना। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को उल्टा लटकाया?
दंगे की आंच में वोट की फसल आपके लोग पकाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। बिहार में वो चलेगा। बिहार बंगाल को सुलगाने की किसकी साजिश? इस तारीख की घटना से बिहार की हुकूमत सचेत हो जाती तो 1 तारीख को इसकी पुनर्वृत्ति नहीं होती। तो दोनों की तरफ से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दिया गया है। बिहार बंगाल में योगी मॉडल की जरूरत। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको समान अधिकार है और समान रूप से सबका सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कौन बो रहा है नफरत के बीज? दंगा हुआ या करवाया गया? क्या सुनियोजित थी बिहार बंगाल की हिंसा? देखा आपने हिंसा की तस्वीरें, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कई जगह ऐसी हैं जहां धारा 144 लागू कर दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट सेवा तक वहां पर बंद कर दी गई है और मुआवजे का ऐलान हो गया है क्योंकि एक शख्स की जान चली गई इसी हिंसा में। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या मुआवजे का मरहम काफी है? ये नौबत कैसे आई, ये पूछ रहा है भारत एक्सप्रेस, क्योंकि सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या किसी तरह की लापरवाही हुई, चूक हुई, और उससे भी बड़ी बात कहीं साजिश तो नहीं थी? और यही बात लगातार दोहराया जा रहा है, चाहे जेडीयू हो आरजेडी हो। आपको बता दें बजट सत्र के दौरान आज बिहार में भी विधानसभा के भीतर यही मुद्दा गूंजा। जो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो लगातार बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी ने जानबूझ के यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की, साजिश की, जो कि कामयाब हो गई और इनके खिलाफ कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता पर आप काबिज है, आपने एहतियातन कड़े और बड़े कदम क्यों नहीं उठाए? अगर आप इल्जाम किसी और पर लगा रहे हैं तो लापरवाही आपकी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन किस तरीके से हंगामा बरपा है बिहार विधानसभा के भीतर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बजट सत्र चल रहा था और वहां पर ये जो हिंसा हुई है रामनवमी के मौके पर, वो मुद्दा गरमाया और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनकी तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला बोला गया और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की इनकी तरफ से ही कोशिश की गई थी। और आपको बता दें उस पर बिहार बीजेपी प्रतिपक्ष की जो नेता प्रतिपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो हमको मिली है, आपको दिखाते हैं। क्यों ये बार बार घटनाएं होती है, हर साल ये घटना होती है, सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? क्यों इस तरह के मामला को आग लगने तक उसको खुला छूट दे देता है? तुष्टीकरण और वोट की राजनीति में मुसलमानों को, एक पक्ष के लोगों को ये अगर जो मेहमानबाजी करा के संरक्षित करेगा तो अब यह भारत 21वीं सदी का है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको समान अधिकार है और समान रूप से सबका सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और बिहार आपको बता दें डीजीपी की जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि भट्टी साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे साथ जो है वो जानकारी वो जो बता रहे थे, लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल नई जानकारी है जो मुझ तक आ रही है कि जेएस गंगवार की प्रतिक्रिया हमको मिल रही है। आपको दिखाते हैं क्या कहना है उनका और कौन है वो। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास उन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है, जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्योहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार के हैं वो पहले से ही डिप्यूटेड थे। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुँची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियाँ ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहाँ पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई।
इससे पहले आपको याद होगा डीजीपी आरएस भट्टी और साथ ही साथ राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था किस तरह की तैयारी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें भी हम आपको दिखाएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रुक कर लेते हैं। मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरी सहयोगी माधुरी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गई है। माधुरी, जहां पर आप मौजूद है वहां से 70 किलोमीटर आगे का सफर तय करें तो बिहार शरीफ आ जाता है। बिहार शरीफ जो कि अब हिंसा का एपिसेंटर बन चुका है, वहां से क्या अपडेट हमारे पास? बिल्कुल, अभी जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार वहाँ पे टीम पहुँच गई है जहाँ पे दंगे हुए थे और फॉरेंसिक टीम पहुँची है और जांच की जा रही है। और जैसा कि एडीजी ने बताया है कि वहाँ 130 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की गई है और लगातार ये फ्लैग मार्च के जरिए लोगों के पास ये संदेश दिया जा रहा है कि अफवाहों पे ना जाएं, ड्रोन के जरिए नज़र रखा जा रहा है और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि मंगलवार तक स्थितियां सामान्य होगी। हालांकि अभी स्थिति उतनी ठीक नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में जो बल है वहाँ पे भेजे गए हैं, टीम भी जांच कर रही है, तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो माहौल है वहाँ का वो शांत हो जाए। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि माहौल को शांत किया जाए, लेकिन माहौल को भड़काया किसने, ये बड़ा सवाल है। और हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं थे, हम रिएक्टिव क्यों हो गए, जहां तक शासन प्रशासन का सवाल है ये बड़ा सवाल बन जाता है। साफ तौर पर एक जो फेलियर है वो उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है, खड़गे और संजय राउत की प्रतिक्रिया भी हमको मिली है, वो आपको दिखाते हैं। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना। संजय राउत ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। आप अभी भी देश के गृह मंत्री हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सभी तो आपके कंट्रोल में है। लेकिन 2024 तक पूरे देश में ये लोग दंगे कराएंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है और जहाँ कमज़ोर सरकारें हैं, जहाँ हारने की उम्मीद है, वहाँ ये किसी भी कारण से दंगे भड़काएंगे और फिर चुनाव में जाएंगे। मैं मानता हूँ ये। तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर ये इल्जाम लगा रहा है कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर कोशिश होगी दंगा भड़काने की और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पैदा करने की। और कल नवादा में रैली थी और रैली में उन्होंने ये कहा है कि अगर बिहार में हमको लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीटें मिल जाती है, अगले साल 2024 में 2025 में अगर हमारी सरकार बन जाती है, तो फिर जो भी दंगा करेगा उसको उल्टा लटका देंगे। ये कहा है कि नीतीश कुमार अगर हाथ मिला लेते हैं उस शख्स के साथ जिस पर ये इल्जाम लगा। लालू राज की उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे शख्स के साथ हाथ मिला लिया है तो जाहिर तौर पर ये तो होना ही था, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो फिर स्थिति बदल जाएगी। आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी तरह गिरिराज सिंह बीजेपी नेता, उन्होंने किस तरीके से हमला किया है विपक्ष पर, खासतौर पर उन राज्यों पर जहां पर ये हिंसा हुई है और सरकार की नाकामी इनको नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं। जब 3 दिन से बिहार में आग लगी हो, मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं,
ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है, तो न्याय के लिए तो अंत में गवर्नर से बात करनी ही पड़ेगी। गवर्नर से बात करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री ने को गलत ये दुष्प्रचार करा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट बिहार सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। शिवानी साहब, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। यासिर साहब, क्या लगता है इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और सवालों के घेरे में खुद आ गई है बीजेपी पार्टी, चाहे बंगाल हो या फिर बिहार हो। हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस पार्टी की तरफ से हिंसा भड़काई गई। हालांकि ममता बनर्जी तो यहाँ तक पहुंच गए, उन्होंने कहा आए, एसी होटल में ठहरे, उसके बाद हिंसा भड़काने का प्रोग्राम तैयार किया, उसके बाद चले गए और उसके बाद हिंसा भड़की। हमने बिहार की बात में करेंगे, पहले हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में हमने देखा किस तरीके से आपके नेता हाईकोर्ट पे पहुंचे, वहां पर हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अब चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे तस्वीरों हो, हर तरीके से अब 5 तारीख तक सरकार से कहा गया है कि तथ्य रखिए, हिंसा कैसे भड़की, क्या हुआ था। आपको लगता है इसी तरीके से बिहार में भी आप जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे न्याय के लिए, एनआईए की तरफ से जांच की मांग होगी? एक तो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य जो नहीं है वहां पे एक फैशन बना लिया है विपक्ष के लोगों ने और जो वहां के रीजनल दल के नेता हैं कि जो दोष है वो अपनी जो एक तरीके से नाकामयाबी है, अपनी जो निकम्मापन है, अपना जो फेलियर है, उनके ना तो उनके खुफिया तंत्र ने कोई काम किया, ना उनके पुलिस ने कोई काम किया, ना उनके प्रशासन ने काम किया, तो वो सारा का सारा खिचड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे मरना चाहते, फोड़ना चाहते, क्योंकि जो जिन लोगों का वो वोट लेके उन्हें ये वायदा करके सत्ता में आए थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे और उस सुरक्षा में कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फेलियर हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको बहाना चाहिए। और एक सबसे बड़ा बहाना का जो स्वरूप वो बनाते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके बारे में अनर्गल बातें करना, झूठ का प्रचार करना, लेकिन ये नहीं बताना कि जो रूट रामनवमी के लिए दिया गया था प्रशासन को, वो रूट कैसे बदला, जो समय था वो समय से बदला। ये तो राज्य स्तरीय कार्य होते हैं। राज्य की जो पुलिस प्रशासन जो एजेंसी होती है, जो खुफिया एजेंसी होती है, उनके हाथ में सारी चीजें होती हैं, वो तय करते हैं। एसडीएम लेवल का एक ऑफिसर तय करता है कि कैसे आपका जो जुलूस है वो किधर से जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितने इसमें पुलिस फोर्सेस होंगे, और ये सब तय वहाँ का प्रशासन करता है। और मॉनिटरिंग ऑफकोर्स वहाँ के जो मुख्यमंत्री, चाहे वो बंगाल के हों चाहे वो बिहार के हैं, पूर्ण रूप से फेलियर है। आपने बिहार शरीफ नालंदा में देखा है कि किस तरीके से वीडियो आ रही है, और वहाँ की वीडियो आप जैसे जो बेहद तर्क के साथ जर्नलिज्म करते हैं उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जनता कह रही है कि कहीं पुलिस नहीं थी, 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पुलिस को वो कॉल करते रहे, पुलिस नहीं आई, दंगाई आके उनके घरों को लूटा, उनके दुकानों को लूटा, उनके मकानों को लूटा। तो ये संपूर्ण और पूर्ण रूप से फेलियर राज्य सरकार का है। लेकिन मैं आपसे पुनः और स्पष्ट कहता हूं कि बख्शा कोई भी नहीं जाएगा दोषी। जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी आदमी ने अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया है, सुनियोजित और संगठित तरीके से ये अगर कृत्य हुआ है, जो जांच चल रही है और उसमें धीरे धीरे खुलासा भी हो रहा है कि कौन कौन लोग कैसे संगठित होकर दंगा कर रहे थे और दंगा करवाने के प्रयास में थे, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और यासिर साहब, बहुत बचकाना लगा वो बयान जो सीएम ममता बनर्जी का आया, क्योंकि हम पूरा देश जानता है कि जो गृह विभाग है वो भी उनके हाथ में है, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है राज्य का, और वो ये कहती है कि दरअसल जो दंगा हुआ उसके लिए हिंदू पक्ष ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाकों से रूट न बनाए, इन्होंने रूट बदला। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? शायद इसी पर हमला किया है लॉकेट चैटर्जी ने। उन्होंने ये कहा है कि सूबे की जो सीएम है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदू खतरे में है बंगाल में। शोभा यात्रा में जैसे हावड़ा में पत्थरबाजी हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत बात बोले थे, लेकिन इसके 2 दिन बाद फिर से ऐसा जो रामनवमी का शोभा यात्रा में अटैक हुआ,
इसका मतलब क्या है? बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, वोट बैंक का। बिल्कुल, तो आपने देखा लॉकेट चैटर्जी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई है। यासिर साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है। यासिर साहब, अंत में यही सवाल आपसे कि जिस तरीके से बंगाल में हमने देखा है कि आपके बड़े नेता शुभेंदु जी ने सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वो एनआईए जांच की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर भी सियासत तेज हो गई है। ये कहा गया है कि अगर सरकार इसकी जांच करेगी, राज्य सरकार, तो जाहिर तौर पर जो षड्यंत्र है उसकी जड़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन इसीलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन वहां से उम्मीद अब ये आ रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बीजेपी? अगर लगता है कि वहां पे इंसाफ, जिन लोगों के साथ जो दंगाइयों ने, जिनके घर के चिराग बुझे हैं, जिनको एक दिन में कंगाल कर दिया है, बड़े से बड़े शोरूम को लूट लिया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा संविधान ने ताकत दिया, सबसे बड़ा घर जो कोर्ट है, हम सब उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट आगे भी जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीति है, चाहे वो बंगाल में तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु एक समाज को, एक समुदाय को बना के रखा हुआ है, उसको सामने रखते हैं और दंगा के मास्टरमाइंड ये लोग हैं। उनके विकास के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब भी दंगा होता है वो सामने आ जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। अब आप बताइए कि वो कह रहे थे कि डीजे क्यों बज रहा था। अगर भारत की सनातन संस्कृति में रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और उसमें भक्ति के जो डीजे के स्वर होते हैं वो अगर भारत में नहीं बजाया जाएगा तो क्या तालिबान में जाके बजाएंगे लोग या पाकिस्तान में जाएंगे? तो ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की जो दोहरी राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, जनता इसका जवाब देगी और बहुत जल्दी जनता इनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल, और अभिषेक सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से दो राज्य लगातार सुलग रहे हैं और यही सवाल आज हमने खड़ा किया कि 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, दो सरकारें दोनों नाकाम साबित हुई है और सवालों के घेरे में आ गई है बीजेपी पार्टी। आप बीजेपी पर हमला करके ये कहते हैं कि ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है ये पार्टी, जहां पर भी इनकी सरकार ने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही इन दोनों में से किसी भी सरकार ने जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। लेकिन अंत में परेशान हो रहा है आम वोटर, जिससे वोट देकर ये सरकार अपने लिए खुद उसे चुना था। देखो कविता, क्या है कि आज धर्म एक शक्ति प्रदर्शन बन चुका है और जिस तरीके से लोग आज की डेट में अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं और ये जो सारा सिलसिला लगातार चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज जो अगर अपने आप को थोड़ा सा भी कोई बताना चाह रहा है, इन राज्यों में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार एक आक्रमण हो रहा है, ये साबित करता है कि सरकारें इनको इस तरीके से पसंद नहीं करती हैं। और जब किसी दूसरे धर्म के, किसी अन्य धर्म के यदि कोई भी जुलूस या कोई भी काम या कुछ भी होता है तो वहाँ पर उस तरीके से पूरी सुरक्षा दी जाती है। मैं चुनाव के दौरान मैंने वहां बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें देखी कि वहां पर एक धर्म का रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और यहां पर मैं खासतौर पश्चिम बंगाल की बात करूं, यहां पर फर्क साफ साफ दिखने लगा है। यदि यही स्थिति रही तो गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तो वो मामले हैं जो आपको देख लिए जाते हैं, जो सोशल मीडिया से वायरल हो जाते हैं। यदि हम बाकी चीजों की बात करें जो मीडिया में आ ही नहीं पाती, सोशल मीडिया पर आ ही नहीं जाती, वो अगर आप देख लोगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि यही चीज चलती रहेगी तो एक बागी, जिसको बोलते हैं, एक जो है एक वर्ग बागी बन जाएगा और फिर कहीं ना कहीं जब वो बागी बन जाता है, जब वो अपने पे आएगा तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना सरकारों को करना पड़ सकता है। को आपने बागी बना दिया, एक वर्ग को आपने सिर्फ वोट बैंक तक सीमित कर दिया। ये बहुत अहम बात अभिषेक जी आपने कही है कि एक वोट बैंक को, एक समुदाय को आपने सिर्फ वोट बैंक तक सीमित कर दिया है, एक वोट बैंक को आप पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। मैं बिहार की बात कर रही हूँ, सासाराम में हमने कई परिवारों को देखा, ये खबर भी सामने आई कि हिंदू परिवार जो है वो पलायन करने पर मजबूर है। अब आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति और ज्यादा घातक हो जाती है क्योंकि सूबे की सीएम की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका खामियाजा एक समुदाय विशेष को भुगतना पड़ा है। बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत ज्यादा दबाया जाएगा, बहुत ज्यादा हिंसक वारदातें होंगी तो फिर वो समुदाय भी फट पड़ेगा और फिर आने वाले वक्त में तस्वीर बदल सकती है। हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी हो जाता है, हमें और आपको सजग होना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कौन लोग हैं जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।